चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के विश्व विरासत स्थलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस प्रयास को लाइक करें। तो हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम इस लेक्चर को 2 पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में हम विश्व विरासत स्थलों को, सभी भारत के विश्व विरासत स्थलों को मैपिंग के थ्रू समझेंगे। यूनेस्को के बारे में समझेंगे, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को संस्था के बारे में समझेंगे। ये विश्व विरासत स्थलों को किस क्राइटेरिया पे विश्व विरासत स्थल कहा जाता है, उनके क्या क्या मानदंड होते हैं जिससे किसी भी स्थल को विश्व विरासत स्थल कहा जाता है। साथ ही इनको कैसे चयन किया जाता है, ये सारी प्रक्रियाओं को हम देखेंगे। तो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनेस्को के बारे में समझते हैं। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो एजुकेशन, साइंस और कल्चर सेक्टर पे वर्क करती है। इसका हिंदी में फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। आपको इन 3 शब्दों को समझना जरूरी है कि 3 सेक्टर पे एजुकेशन, साइंस और कल्चर, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। तो यूनाइटेड नेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 शब्द तो आपको पता रहेगा, ध्यान रहेगा, बट इसमें मेन ये 3 शब्द हैं, साइंस, एजुकेशन, साइंस और कल्चरल। ये 3 वर्ड आपको याद रखना है। इसका जब फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो इसका कार्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय शांति पे वर्क करती है। एजुकेशन, साइंस और कल्चर के आधार पे ये अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित करने का कार्य करती है। तो शिक्षा, संस्कृति एवं विज्ञान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति एवं संबंधों को बढ़ावा देना इसका कार्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर सभी देशों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। तो ये आप कार्य भी बोल सकते हैं। यदि कोई पूछे कि यूनेस्को का कार्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना एवं सभी देशों के मध्य संबंधों की निकटता की भावना को पैदा करना। शिक्षा, संस्कृति एवं विज्ञान के माध्यम से, तो ये उसका कार्य हो गया। और इंटरनेशनली ग्लोबल पीस बनी रहे, यही उसका उद्देश्य भी है। तो ये कार्य में उद्देश्य हो गया। इसकी स्थापना के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। स्थापना लंदन में हुई थी, बट इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसकी जो चीफ है वो है आंद्रे अजोले। इसकी जो हेड है आंद्रे अजोले हैं। इसमें जो मेंबर्स 193 तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हो गए
वो सारे मेंबर्स इसमें हैं। 11 इसमें सहयोगी देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। अभी इसी वर्ष 2019 पिछले वर्ष अमेरिका और इजराइल ने जो है इसके सदस्यता से ये बाहर हो गए हैं, तो इसकी जो है मेंबरशिप संख्या घट जानी चाहिए, बट इसको अभी अपडेट नहीं किया गया है, तो मैंने भी इस डेटा को अभी यही रखा है। इस पे आप नज़र रखिएगा, इसमें सदस्य संख्या घट सकती है। भारत 1947 से यूनेस्को का सदस्य है और यूनेस्को के तत्वावधान में जो है वैसे 40 अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। यूनेस्को लगभग 40 अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को सेलिब्रेट करती है। तो ये विश्व व्यस्त दिवस जो 18 अप्रैल है, एक यही हो गया इसका दिवस। 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसको भी यूनेस्को के तत्वावधान में ही मनाया जाता है। 3 मई को अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, वो भी यूनेस्को के तत्वावधान में ही मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है, इसी के तत्वावधान में मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख मैंने बताया। 40 के करीब जो है अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं, इसके द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसमें आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि यूनेस्को का कार्य क्या है। ग्लोबल पीस को बनाए रखना, किसके माध्यम से? शिक्षा, संस्कृति एवं विज्ञान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं संबंधों को बनाए रखना इसका कार्य है और इसका उद्देश्य भी यही है। इसकी स्थापना के विषय में आपके दिमाग में कुछ संदेह? किताबों में 2 तरह के डेटा मिल सकते हैं, 1946, 1945। तो इसके विषय में भी कई सारे रोचक तथ्य हैं। इसके विषय में हम अलग से भी बात कर सकते हैं। फिलहाल इसमें मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि ये 1945 में जो है लंदन में एक मीटिंग हुई थी। कई देशों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा एक मीटिंग हुई थी, जिसके जो है दायरे को बढ़ाने पे कई देश इसमें शामिल हुए और 1946 में जो है 1945 में वो मीटिंग का जो फिनिश हुई मीटिंग और ये संस्था का रूप लिया इसने। कई देश इसमें शामिल हुए, इसका दायरा बढ़ता गया। उस मीटिंग में जो बातें हुई, मीटिंग में कुछ इस तरह से बातें थी। उस समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो नुकसान हुआ देश को, विश्व को, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। तो शांति को जो है शिक्षा के माध्यम से फिर से वापस लाने के लिए जो है ये प्रयास किया गया था इन सभी देशों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा। तो शिक्षा मंत्रियों ने मीटिंग बुलाई थी। 1945 में ये मीटिंग शुरू हुई थी और इसी पे आगे वर्क हुआ और 1946 में जो है इसको इस संगठन को 1945 में बनाया गया, यूनेस्को को, और 1946 में इसको लागू किया गया। तो 1945 में ये बना। 1945 में सभी देशों ने इस पर साइन किया, इसके संविधान पर, और 1946 में ये लागू हुआ। तो 2 तरह से डेट इसमें जो है डेट में आपको कई जगह अलग-अलग मिल सकती है। तो 1945 में ये इस्टैब्लिश हुआ है और 1946 में उसको फाइनली लागू किया गया है, उस यूनेस्को के संविधान को फाइनली। इस पर हम अलग से जो है कभी
इसके बारे में, यूनेस्को के बारे में और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें आपको जो है ये भी अपडेट हो सकता है, सदस्य देश इसके अमेरिका और इजराइल जो है इसकी सदस्यता को छोड़ दिए हैं अभी 2019 में ही, तो इसका डेटा भी चेंज हो सकता है। तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न बनना चाहिए कि ये यूनेस्को का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक सेक्टर के माध्यम से, बट इसमें विश्व विरासत स्थलों का क्या रोल है, विश्व विरासत स्थल कब से शामिल हुए इसमें? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत स्थल की बात कब से आई और इसके पीछे क्या बातें हैं, इसको हम समझते हैं। तो 16 नवंबर 1972 को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। 16 नवंबर 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यूएनओ के सारे मेंबर्स 193 मेंबर्स और अन्य देशों ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पे क्या बात की गई थी, जिसमें बातें की गई थी कि विश्व के सभी नेचुरल एवं कल्चरल हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी और इसमें सभी देशों ने मिलके एक शपथ ली, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जिसमें कहा गया कि विश्व के सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को सुरक्षित किस तरीके से रखा जाए उसकी बात जो है यहाँ पे की गई। तो इस संधि के तहत उन स्थलों को रिकॉग्नाइज करने के लिए तीन श्रेणियों में इसको स्थलों को बांटा गया। तो वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक धरोहर स्थल मतलब विरासत स्थल, सांस्कृतिक विरासत स्थल और मिक्स्ड टाइप की। तो प्राकृतिक धरोहर स्थल नेचुरल जो हेरिटेज साइट है, नाम से स्पष्ट है कि मतलब भौतिक और भौगोलिक नेचुरल इम्पोर्टेंस वाली साइट्स, इसमें साइंटिफिक इम्पोर्टेंस वाली साइट हो, विलुप्त प्राय जीव हो या वनस्पतियां हो, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। कल्चरल में कोई मॉन्यूमेंट हो गए, स्मारक स्थल, कोई आर्किटेक्चर है, मूर्तिकारी, चित्रकारी, शिलालेख, इन सब से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सांस्कृतिक धरोहर स्थल होते हैं और इन दोनों को मिला के जो है मिक्स टाइप जो है हेरिटेज साइट बनती हैं। इस हेरिटेज साइट लिस्ट में भारत को स्थान मिला 14 नवंबर 1977। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यूनेस्को में मेंबरशिप मिली थी भारत को 1946 में, बट विश्व विरासत स्थलों की सूची में स्थान मिला है 1977 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को ने जो लिस्ट जारी की उसमें यूनेस्को ने पहला जो हेरिटेज साइट बताया है वो गैलापागोस आइलैंड को। तो ये यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल है गैलापागोस आइलैंड, जो इक्वाडोर में है। इसको आपको याद रखना है। इक्वाडोर कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है।
तो यूनेस्को का ये पहला विश्व विरासत स्थल है जो 1978 में इसको रिवील किया गया है, गैलापागोस आइलैंड को। अब हम समझते हैं आगे कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, इन साइट्स को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहेंगे। तो कौन से वो साइट हैं जिनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहेंगे, इनको हम समझते हैं। 1 सेकेंड। तो आखिर हम किन स्थलों को विश्व विरासत स्थल कहेंगे, इनके क्राइटेरिया क्या होंगे, विश्व विरासत स्थल के मानदंड क्या होंगे, तो इन शॉर्ट हम इनको देखते हैं। कोई से ह्यूमन क्रिएटिव टैलेंट का मास्टरपीस वाला कोई स्थल हो, ह्यूमन वैल्यूज को शो करने वाला कोई स्थल हो, कोई यूनिक आइडेंटिटी रखने वाली कल्चरल जो है परंपरा हो, उससे रिलेटेड स्थल हो, ह्यूमन हिस्ट्री में जो है हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रखता हो, पृथ्वी के इतिहास से रिलेटेड उसका फोरम से रिलेटेड स्थल हो, प्लेटफॉर्म को शो करता हो, असाधारण उत्कृष्ट नेचुरल ब्यूटी और इवेंट से रिलेटेड स्थल हो, यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस की इवेंट से रिलेटेड कोई स्थल हो, असाधारण मानव निपटान से संबंधित स्थल हो, इम्पोर्टेंट जो पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रिया हो, उससे रिलेटेड स्थल हो, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास रूपी स्थल हो। तो ये इन शॉर्ट ये 10 मानदंड होते हैं। इन 10 मानदंडों से 10 मानदंडों में से कोई ना कोई एक मानदंड, एक क्राइटेरिया अवश्य होना चाहिए उस स्थल में, तभी उस स्थल को विश्व विरासत स्थल के लिए जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसकी प्रोसेस होती है, उसको हम आगे समझते हैं क्या प्रोसेस होती है इनमें। तो ये जो 10 मानदंड होते हैं, इन्हीं को यूनेस्को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य कहता है। इसको आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू कहा जाता है। तो कोई भी स्थल है, कोई भी साइट है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब कहलाएगा, जब वो क्या होगा, जब उस साइट में OU भी होगा। मतलब इन 10 मानदंडों में से कोई ना कोई एक मानदंड अवश्य होना चाहिए, तभी वो साइट क्या कहलाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाएगा। तो कोई भी साइट होने के लिए 10 मानदंडों में से एक मानदंड अवश्य होना जरूरी है। अब इसकी हम विश्व विरासत स्थलों के कैसे इनको चुना जाता है, उसकी चयन की प्रोसेस को समझते हैं। तो ये चयन की प्रोसेस क्या होती है, कौन चुनता है विश्व विरासत स्थल को और कैसे चुना जाता है। तो विश्व विरासत स्थल का चयन किस तरीके से होता है, तो पहली बात तो कौन चुनता है, जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल समिति, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी द्वारा इसका चयन किया जाता है। विश्व विरासत स्थलों का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये विश्व विरासत स्थल समिति, उसी के अंतर्गत ये समिति कहाँ से आ गई, ये जो कन्वेंशन हुआ था, इसके पीछे कानूनी दायरा क्या है, कन्वेंशन जो ये हुआ था 1972 वाला, उसी के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी, इस कमेटी, ये कमेटी आई थी। ये विश्व विरासत स्थल समिति ही क्या करती है, इन स्थलों को चयन करती है। तो 1972 का जो कन्वेंशन है, उसी के तहत इसकी सारी प्रोसेस होती है। तो इसमें मेंबर्स होते हैं
तो कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? इस विश्व विरासत स्थल समिति में मेंबर्स होंगे, समिति है, कमेटी है, इसमें मेंबर्स होंगे, तो इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? इसमें 21 मेंबर्स होते हैं और ये 4 सालों के लिए होते हैं। और ये जो 21 मेंबर्स हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? इनको जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, यूएन की जनरल असेंबली द्वारा चुना जाता है और ये 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। विश्व विरासत स्थल में कितने मेंबर होते हैं? तो 21 मेंबर होते हैं। ये 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इनको कहाँ से चुना जाता है? संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इनको चुना जाता है और इसका सदस्य भारत भी है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं ये चयन की प्रोसेस क्या होती है, इन विश्व विरासत स्थलों को चुनने की प्रोसेस क्या होती है। तो पहले तो वो साइट जहाँ भी है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा उस स्थल की पहचान की जाती है, पहचान कर उसका नामांकन किया जाता है। फिर उसके बाद 2 और भी संस्थाएं हैं, फिर मेनली ये विश्व विरासत स्थल में तो ये 2 संस्थाएं कौन सी हैं? मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, स्मारकों और स्थलों की जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, इंटरनेशनल काउंसिल है, और विश्व संरक्षण संघ इस नामांकन का वैल्यूएशन करता है कि ये साइट उन 10 मानदंडों पे खरा उतरती है कि नहीं, उसका वैल्यूएशन करता है। फिर उसके बाद इन सिफारिशों को, इनकी वैल्यूएशन की जो सिफारिशें हैं वो आगे जाती है इस कमेटी के पास, विश्व विरासत स्थल समिति के पास। तो ये उसका निर्धारण करती है उन्हीं मानदंडों के बेस पर। फिर उसके बाद जो है यही समिति प्रति वर्ष बैठक करती है और बैठक में उस साइट को जो है अंकित करती है, उसका नाम जो है रिवील करती है सबके सामने। तो प्रोसेस को इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जो है उसकी पहचान की जाती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा इसका रिकॉग्नाइजेशन के बाद 2 छोटे और संस्थाएं हैं जिनसे उसका मूल्यांकन होता है। तो एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स और विश्व संरक्षण संघ द्वारा इसका वैल्यूएशन किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी विश्व विरासत स्थल इसका निर्धारण करती है और वह प्रतिवर्ष इसकी बैठक होती है, प्रतिवर्ष बैठक करती है कि कौन सी साइट का नाम अंकित करना है या नहीं करना है। तो उसके लिए प्रतिवर्ष ये बैठक करती है और उसका नाम फिर रिवील करती है सबके सामने। तो ये इसकी प्रोसेस हो गई। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि इसमें विश्व विरासत स्थलों का चयन जो है ये विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा किया जाता है। ये विश्व विरासत स्थल समिति कहाँ आई, कैसे आई? तो ये यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल का कन्वेंशन हुआ था 1972 का, उसके तहत इसका अस्तित्व आया। इसमें इस समिति में 21 मेंबर हैं, भारत भी इसका जो है सदस्य है। इसकी प्रोसेस होती है लोकल गवर्नमेंट द्वारा इसका रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, फिर उसकी सिफारिशों को कमेटी के पास भेजा जाता है और उसको वो अंकित करती है, उसका जो है नाम दर्ज करती है प्रतिवर्ष बैठक के द्वारा। तो इसमें इस वर्ष भी कई सारी साइट्स जो है रिकॉग्नाइजेशन के लिए उसको दिया गया है सरकार द्वारा, जैसे मध्य प्रदेश से भी
2 साइट्स हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस है। अब हम इन सभी स्थलों को, भारत के जो विश्व विरासत स्थल हैं, हमें पता होना चाहिए कि अब जो है विश्व विरासत स्थल 38 हो चुके हैं, 38 विश्व विरासत स्थल हो चुके हैं। इनको हम सभी को मैपिंग के थ्रू देखेंगे। तो इसमें आपको 30 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित विरासत स्थल है। तो इसको हम मैपिंग के थ्रू जो है याद करने का प्रयास करेंगे। तो हम एक तरफ से शुरुआत करते हैं, दिल्ली से शुरुआत करते हैं, राइट साइड से, दिल्ली की राइट साइड से घूमते हुए हम इधर पूरे स्थलों को जो है याद करेंगे। तो दिल्ली से शुरुआत करते हैं, सॉरी उत्तराखंड से। ये दिल्ली के 3 स्थल हैं। इन सभी स्थलों को अभी जो है हम मैपिंग से याद कर रहे हैं, फिर आगे हम इनका डिटेल में जब वर्णन करेंगे तो इनके सन के अनुसार हम क्रम से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी आपको राज्य और ये क्षेत्रों के अनुसार हम याद करने का प्रयास करेंगे। तो दिल्ली में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहली हेरिटेज साइट जो है लाल किला, जो 2007 में हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दिया गया है, आपको इसको याद रखना है। कुतुब मीनार 1993 में शामिल किया गया है और हुमायूं का मकबरा 1993 में, इन दोनों को 1993 में शामिल किया गया है। अब इसको मैंने रेड कलर क्यों दिया है, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि रेड कलर आपको ऐसे याद भी रखना है। रेड कलर मैंने इसको दिया है, ये कल्चरल साइट को 30 कल्चरल साइट है, जो रेड कलर में है वो कल्चरल साइट है। ग्रीन कलर मैंने नेचुरल साइट्स को दिया है, ऐसे आपको याद भी रखने में आसानी होगी। और एक जो है मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। तो ये 3 जो है हेरिटेज साइट दिल्ली से आती हैं, इनको आपको सन के साथ याद रखना है। आगे हम इसका डिटेल भी करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में नंदा देवी व फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, जिसे 1988 और 2005 ये एक ही नाम है वैसे, नंदा देवी व फूलों की घाटी, इसको शामिल किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये एक ही है उत्तराखंड में, एक ही साइट है। आगे चलते हैं, आगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है 3 साइट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपको इसकी डेट याद रखना है, 1983 में ताजमहल, ताजमहल और आगरा का किला 1983 में ये भी, और फतेहपुर सीकरी 1986 में। तो शुरू में जो है 4 साइट्स जो शामिल हुई थी, जिनमें आगरा का किला, ताजमहल और जो है अजंता एलोरा, ये 1983 में शामिल हुई थी। इनको हम आगे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। पूरे वर्ल्ड में हेरिटेज साइट कितनी है, वो सारी चीज़ें और और भी सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे, बट अभी हम स्टेट वाइज इनको हम तैयार कर रहे हैं। तो ये आगरा का किला सबसे शुरुआत की, जो नेचुरल साइट्स को, 4 नेचुरल साइट्स को शामिल किया गया था, उनमें आगरा का किला, ताजमहल ये 1983 में शामिल हुआ था, और ये फतेहपुर सीकरी जो है 1986 में। इसके बाद हम चलते हैं, तो ये 3 लखनऊ में है, 3 दिल्ली में है, 1 उत्तराखंड में है, आपको ये धीरे-धीरे याद हो रहा होगा। बिहार में देखते हैं हम, बिहार में 2 है, बौद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये 2 स्थल हैं, और ये भी अ, इतिहास से रिलेटेड है, तो ये संस्कृति को यहाँ पे
याद रखना है आपको। बोध गया महाबोधि मंदिर भी इसको बोलते हैं, इसको 2002 में हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। नालंदा जो बिहार है, नालंदा बिहार 2016 में इसको हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में आपको याद रखना है, सिक्किम में ब्लैक से है मतलब कोई मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, और एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है सिक्किम में जो कि है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है और ये कंचनजंगा बहुत ही फेमस प्लेस है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में इनकी क्या विशेष बातें हैं सभी को हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ स्टेट वाइज सारी चीज़ों को याद करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके बारे में और भी हम बातें आगे करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इधर के जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं उनमें ये सिक्किम वाला जो राज्य है सिर्फ उसी में हेरिटेज साइट है एक, और बाकी इन इधर के जो सेवन सिस्टर्स स्टेट हैं इनमें हेरिटेज साइट नहीं है। तो आप यहाँ से इन सब चीज़ों को स्टेट वाइज अभी सिर्फ इतना याद करते जाइए कौन से स्टेट में कितने जो है हेरिटेज साइट हैं और कहाँ नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आपकी जो ये चीज़ें हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अ, ये सिक्किम और असम के अलावा जो है बाकी और भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में नहीं है। तो असम में दो हैं। एक ये मानस वन्यजीव अभयारण्य सेंचुरी है फेमस, तो इसको 1985 में हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क है जिसको भी 1995 में दर्जा दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें किसी को भी जो है हेरिटेज साइट का दर्जा किसी भी स्थल को नहीं दिया गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आते हैं हम। वेस्ट बंगाल में दो हैं। अब यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर से है, ये आपको पता हो गया होगा कि ये क्या है, नेचुरल साइट्स हैं। यहाँ असम में दो नेचुरल साइट्स हैं, सिक्किम में एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, वेस्ट बंगाल में एक नेचुरल साइट है और दूसरी जो है कल्चरल साइट है। कल्चरल साइट यहाँ जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। इसके बारे में आगे चीज़ हम देखेंगे। 1987 में इसको हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। और इसमें जो कल्चरल साइट है दार्जिलिंग दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, ये 1999 में इसको शामिल किया गया। माउंटेन रेलवे तीन है, इसलिए मैंने यहाँ पे वन लिखा है। ये पहला माउंटेन रेलवे है, और एक माउंटेन रेलवे इधर नीलगिरी में है तमिलनाडु, और एक हिमाचल प्रदेश में है कालका शिमला। तो तीन माउंटेन रेलवे पर्वतीय रेलवे को जो है हेरिटेज साइट का दर्जा अलग से भी पूछा जाता है। तीन माउंटेन रेलवे हैं जिनको हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये पहला माउंटेन रेलवे है जिसको हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, जो कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। 1999 में इसको हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में एक ही साइट है, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो क्या है मंदिर है, कल्चरल साइट होगा, जाहिर सी बात है। 1984 में इसको शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आंध्र प्रदेश में कोई भी हेरिटेज साइट नहीं है। उसके बाद तमिलनाडु में जो है तीन हेरिटेज साइट है, जो कि सारी जो है कल्चरल साइट्स हैं। तो महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स हैं। महाबलीपुरम जो है ये साउथ हिस्ट्री में, दक्षिण के इतिहास में कई बार इनके हम नामों को सुनते रहते हैं। आगे हम इस चीज़ों को देखेंगे। 1984 में इसको जो है हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। चोल मंदिर 1987, और कुछ मंदिरों को 2004। दूसरा यहाँ पे तीन हेरिटेज साइट तो हैं,
बट यहाँ जो है ये दो ही आपको याद रखना है, दो हेरिटेज साइट, बिकॉज ये जो है ये क्या है, माउंटेन रेलवे। माउंटेन रेलवे 3 मैंने बताया आपको, वो आपको एक साइट के रूप में ही याद रखना है। तो यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन रेलवे है जिसको 2005 में हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, और ये तमिलनाडु में है। ये एक आपको मिलेगा वहाँ हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको 2 हेरिटेज साइट महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स को याद रखना है, और चोल मंदिर। अभी आप सिर्फ स्थल के नामों पर ही फोकस करिए और किस स्टेट से वो बिलोंग करता है। अभी आपको ज़्यादा स्थान पे जोर नहीं देना है। आगे हम किन चीज़ों पे, कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, किन का आपको स्थान याद रखना है, उन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारा राइट साइड का एक ये पार्ट कंप्लीट हो गया। एक बार हम फिर से इसको फट से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली से हमने शुरुआत किया था, तो लाल किला, दिल्ली में 3 स्थल है, लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क एक ही है, ये साइट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 है, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद पटना बिहार में जो है, बिहार में 2 हेरिटेज साइट है, बोधगया, नालंदा। सिक्किम में एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में 2 हेरिटेज साइट हैं, आपको याद रखना है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क है। वेस्ट बंगाल में 2 है हेरिटेज साइट, बहुत ही महत्वपूर्ण, सुंदरवन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग का माउंटेन रेलवे। उड़ीसा में एक ही हेरिटेज साइट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तमिलनाडु में 3 हेरिटेज साइट है जिनमें एक माउंटेन रेलवे है, महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स और चोल मंदिर। आगे चलते हैं हम। केरल में एक ही है, जो कि है क्या, नेचुरल साइट। आपको पता है इधर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो ये जो है पश्चिमी घाट में, वैसे तो इसमें कई सारे, पश्चिमी घाट में कई सारे स्टेट कवर होते हैं, जैसे केरल के 20 क्षेत्र कवर होते हैं, कर्नाटक के 10 क्षेत्र, तमिलनाडु के 5 क्षेत्र और महाराष्ट्र के 4 क्षेत्र जो है कवर होते हैं पूरे पश्चिमी घाट में। बट इसको केरल में ही केरल की साइट ही माना जाता है। तो पश्चिमी घाट जो है एक ही केरल की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको 2012 में हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। कर्नाटका में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट हैं, कई बार पूछा गया है। हम्पी के अवशेष जो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है, 1986 में इनको दर्जा दिया गया है। और पट्टाकल के स्मारक, ये भी दक्षिण के इतिहास में इनका नाम आता है। पट्टाकल के स्मारक 1987 में इनको हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। गोवा में गोवा के चर्च 1986 में इनको शामिल किया गया, एक ही हेरिटेज साइट है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं, तो शुरुआत के जो 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कल्चरल शामिल किया गया है जिनको, उनमें से 2 ये हैं, अजंता एलोरा केव्स, जिनको 1983 में दर्जा मिला है, और 1983 में 2 और कौन से साइट है, उत्तर प्रदेश के ये ताजमहल और आगरा के किला। तो शुरुआत के ये 4 स्थल हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के इन स्थलों को शामिल किया गया था। अजंता एलोरा और एलिफेंटा को 1987 में, एलिफेंटा केव्स को, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में इसको शामिल किया गया। इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता था, अब इसका नाम हो गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और ये 5वीं इसकी साइट है, विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल, 2018 में इसको शामिल किया गया है। सर्वाधिक महाराष्ट्र में
की साइट है। आगे चलते हैं गुजरात में। गुजरात में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अहमदाबाद जो पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जिसे जो है विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो अहमदाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है। 2017 में पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, इसको दर्जा दिया गया है। रानी की बाव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। 2014 में इसको दर्जा मिला है। चंपानेर पावागढ़ 2004 में इसको दर्जा दिया गया है। राजस्थान में 4 स्थल हैं में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, और अभी लेटेस्ट सबसे रिसेंटली इसी को जयपुर के सिटी को शामिल किया गया है। पूरी जयपुर सिटी को नहीं, वैसे जयपुर सिटी बोल दिया जाता है, बट ये जयपुर परकोटा जो है, जयपुर परकोटा आप सुनेंगे आगे क्या है सर चीज, तो उसको जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। तो ये दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। उसके बाद ये जंतर मंतर है, जयपुर का जंतर मंतर है, कई जंतर मंतर हैं, ये जयपुर का जंतर मंतर है जिसको 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और राजस्थान के पहाड़ी जिले कई सारे हैं जिनको 2013 में हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ये सारे कल्चरल साइट हैं। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद रखना है आपको, एक नेचुरल साइट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव नेशनल पार्क है, जिसको पहले भरतपुर नेशनल पार्क बोला जाता था। 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, और ये है राजस्थान का साइट। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे हम चलते हैं। आगे जो है चंडीगढ़ में आपको 2 स्थल देखने को मिल रहे हैं। ये चंडीगढ़ में नहीं है, सॉरी, ये जो है हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। तो ये जो है आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में याद रखना है कि ये जो कालका शिमला रेलवे है, ये तीसरी माउंटेन रेलवे है। 2008 में इसको शामिल किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और ये चंडीगढ़ पंजाब और ये पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इस चंडीगढ़ में आपको याद रखना है स्पेशली ये ग्रेट सेकेंड ली कॉर्बूसियर का स्थापत्य कार्य, ये जो है चंडीगढ़ से संबंधित है, जबकि ये दोनों स्थल जो हैं ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसमें जो है मिस्टेक हो गई है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि नेचुरल साइट है, ये हिमाचल प्रदेश में है। 2014 में इसको हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और ये तीसरी माउंटेन रेलवे जो है कालका शिमला, 2008 में इसको दर्जा दिया गया है। ये भी कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ध्यान रखना है चंडीगढ़ में जो है ली कॉर्बूसियर के स्थापित आर्किटेक्चर कुछ वर्क हैं, उनको जो है 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये चंडीगढ़ से संबंधित है, जबकि ये दोनों स्थल जो हैं ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब हम लास्ट में देखते हैं अपने मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपको सभी को पता है 3 साइट्स हैं, जिसमें खजुराहो 1986 में शामिल किया गया है, सांची के स्तूप को 1989 में, और भीम बैठका को 2003 में
शामिल किए गए। तो ये सारे हमारे जो है भारत के 38 विश्व विरासत स्थल हो गए। इन सभी को हमने आज स्टेट वाइज देखा। अगले लेक्चर में हम इनको रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, और इन सभी में क्या खास बातें हैं, इन सभी को हम डिटेल में आगे देखेंगे। साथ ही साथ हमने जो पिछले पेज में देखा, हमने बात किया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बारे में। तो उसका कन्वेंशन पहला कब हुआ और ये अभी वर्तमान में कौन सा कन्वेंशन हुआ जिसके द्वारा ये जयपुर सिटी को शामिल किया गया। तो ये सारे चीज़ों को आगे हम देखेंगे। और आपसे इसमें एक आपको प्रश्न बताना है। आपसे एक प्रश्न है कि जो भारत में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड जो संस्था है, वो भारत में कौन सी संस्था है? प्रश्न आप समझ गए। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड जो संस्था है भारत में, वो कौन सी संस्था है, आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में। भारत में कौन सी संस्था है, ये आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको इन सब वीडियो को सपोर्ट करना है, और इसका लेक्चर जो है, अगला लेक्चर आपको जल्दी से ही मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।